स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी में मैंने टोटल एफआर फंडामेंटल राइट टॉपिक को कंप्लीट किया है पूरी ईमानदारी के साथ। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एक अगले टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बातचीत आज करेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। हम लोग इसके पहले जो किए थे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बातचीत किए थे, उसमें हम लोगों ने अपनी क्लास को टोटल कंटिन्यू कर किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं यही चाहूंगा कि आप उस वीडियो को पहले देखें, तब शायद इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और नोटबुक साथ साथ बनाते चलें, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जितनी सारी बातें लिखी रहती है, समझिए टोटल के टोटल वो नोटबुक ही है। उसको चुपचाप लेक्चर को सुनते चलें और पेस्ट करते चलें। और आप लोगों से मेरा कहना होगा, अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े होंगे तो आप लोगों से मेरा गुजारिश होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिएगा, ताकि अन्य लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाए। और हो सकता है क्या पता उनकी जरूरत में हमारी क्लास कोई न कोई गुणवत्तापूर्ण साबित हो जाए और उनके भविष्य के बनने में कहीं किसी हद तक लाभदायक हो जाए, तो शायद इससे अच्छी खुशी हमें नहीं मिल सकती। तो चलते हम लोग अपने क्लास को शुरू करने के लिए, और हम लोग देखते हैं आज डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या है छिपा हुआ इसके पीछे रहस्य। अब देखते हैं हम लोग डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी से संबंधित सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दावलियों के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसका अनुच्छेदों में उल्लेख करते हैं हम लोग। तो डीपीएसपी से संबंधित अगर देखा जाए तो डीपीएसपी जो है, अभी हमने बताया कि इसको भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में समाहित किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व मैंने लिखा है डीपीएसपी सकारात्मक है। तो ये सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू का मतलब ये होता है कि ये सरकार को निर्देश देते हैं कि आप 36 से 51 के बीच जितनी सारी बातें हैं उन बातों को करने की प्रयास करिए। यानी कि सरकार को क्या कहता है, प्रयास करने के लिए कहता है। जैसे मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था, मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं, यानी कि 12 से 35 में जितनी सारी बातें लिखी हैं उन बातों के विरोध में सरकार कानून नहीं बना सकती है, या उसके खिलाफ सरकार कदम नहीं उठा सकती है, या कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। यानी कि हर जगह नहीं कर सकता, ऐसा हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़े, इसलिए उसको हम लोगों ने नकारात्मक कहा। लेकिन डीपीएसपी जो है इसको सकारात्मक कहा जाता है। इसमें जितनी सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे उन सारी बातों को सरकार को कहा गया कि आप उसके पक्ष में कुछ करें, आप उसके हित के लिए करें। जैसे कहा गया कि इसमें हम लोग अनुच्छेद 37 को ही पढ़े, चाहे 38 को पढ़े या 39 को पढ़े, 51 तक जितनी सारी बातें लिखी रहेंगी हम लोगों के पे। बच्चों के शिक्षा को बढ़ावा दें, उसके उत्थान के लिए कोई काम करें, राष्ट्रीय महत्व के जितने सारे स्मारक होंगे उनको संरक्षित रखने का कर्तव्य होगा। जितनी सारी बातें अभी हम लोग 36 से 51 से रिलेटेड पढ़ेंगे, इन सारी बातों को सरकार को कहा गया कि आप उसके हित में कुछ न कुछ करें, ताकि उन चीजों की क्या हो, उन चीजों की गुणवत्ता का विकास हो। उन चीजों की गुणवत्ता का विकास होगा तो लोकतंत्र का विकास होगा। यानी कि डीपीएसपी में जितनी सारी बात हम लोग पढ़ेंगे सब सरकार को करने के लिए कहा गया, जबकि मौलिक अधिकार में जितनी सारी बात हम लोग पढ़ते हैं उसके खिलाफ सरकार को कुछ नहीं करने के लिए कहा गया। इसीलिए मौलिक अधिकार नकारात्मक और डीपीएसपी सकारात्मक होता है। मौलिक अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सामाजिक, राजनीतिक, कुछ लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। राजनीतिक और यहाँ आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ, मान लीजिए यहाँ आर्थिक लोकतंत्र इसलिए दे दिया गया है। आर्थिक लोकतंत्र को अगर हम लोग फंडामेंटल राइट में डाल देते तो हमने अभी बताया फंडामेंटल राइट में 12 से 35 में जितनी सारी बातें हैं अगर उसको उपलब्ध सरकार नहीं करवा पाती है तो माना जाएगा कि लोगों का शोषण हो रहा, हनन हो रहा, फंडामेंटल राइट सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक सीधे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा और कहेगा भैया देखिए मेरी आर्थिक लोकतंत्र की जो व्यवस्था, आर्थिक न्याय की जो बात चल रही है वो तो मेरा पूरा ही नहीं कर रही है सरकार। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक रिक्शा चालक का लड़का है और एक अमीर आदमी का लड़का है,
तो अमीर आदमी का जो लड़का होगा वो एरोप्लेन से घूमते हुए अपने ससुराल जाएगा, और गरीब आदमी का जो लड़का होगा वो रिक्शा से जाएगा। या अमीर आदमी का लड़का होगा 1 घंटा काम करेगा तो 1 करोड़ कमाएगा, और गरीब आदमी का लड़का होगा 1 घंटा काम करेगा तो 2 रुपया कमाएगा। तो ये जो विविधता देखी जा रही है, इन विविधता को देख करके गरीब लड़का सीधे क्या करता, अगर फंडामेंटल राइट में शब्द रहता तो सीधे क्या करता, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता और सुप्रीम कोर्ट जाके कहता ये कौन सा इंसाफ दे रहे हो भैया, अमीर का लड़का जो है 1 घंटा काम करके करोड़ रुपया कमा रहा, मैं भी उतना ही काम कर रहा हूँ, मैं 2 रुपया कमा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सरकार को कहता कि इसको भी 1 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाओ। तो इस तरह से देश नहीं चल पाता। सरकार सारे लोगों को पैसा उपलब्ध करवाती तो देश ही धराशायी हो जाता, देश का अस्तित्व खतरा में पड़ जाता। इसलिए आर्थिक न्याय वाली जो बात है, आर्थिक लोकतंत्र वाली बात, इसको कहाँ ला के रख दिया गया है, इसको रखा गया डीपीएसपी में। और डीपीएसपी जो है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है। अगर सरकार को बस कहा गया कि सरकार डीपीएसपी में जितनी सारी बातें कही गई हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ करे, तो सरकार कहे कि सरकार मान लीजिए रिक्शा चलाने वाला 8 घंटा काम किया, 10 रुपया कमाया, और एक बहुत रईस आदमी, बिजनेसमैन आदमी 8 घंटा काम किया, 8 लाख कमाया। तो अगर गरीब आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा देखो भैया डीपीएसपी में इस बात को लिखा गया, और डीपीएसपी ये कहता है कि सरकार के पास जितनी व्यवस्था रहेगी उसके हिसाब से वो करेगा। सरकार के पास व्यवस्था नहीं होगा इसलिए सरकार नहीं कर पा रहा, इसलिए आप न्यायालय में आ रहे हैं तो मैं इसके केस की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इसी में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 37। तो 37 ऑलरेडी कहता है कि इस मुद्दे को डीपीएसपी से 36 से 51 की जितनी सारी मुद्दे हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। यानी कि आप जाएंगे कहेंगे हम न्यायालय में चुनौती देना है तो चुनौती नहीं दे सकते आप, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता। इतनी बात को याद रखेगा। यानी कि डीपीएसपी की आर्थिक न्याय क्यों यहाँ रखा गया, क्योंकि अगर आर्थिक न्याय को फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाएगा तो देश चल पाना संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो डीपीएसपी में राजनीतिक न्याय को क्यों, फंडामेंटल राइट में राजनीतिक न्याय क्यों डाला गया? मान लीजिए वही अमीर का लड़का अगर चुनाव में उठना चाह रहा तो गरीब का लड़का उसको भी चुनाव में लड़ने की समान भागीदारी है। अमीर का लड़का जा रहा वोट डालने के लिए, एक बार बटन दबाएगा तो 1 वोट गिना जाएगा, ऐसे गरीब का लड़का भी जाएगा, एक बार बटन दबाएगा तो 1 वोट गिना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जो अमीर का लड़का होगा वही प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेगा, जो अमीर होगा वही प्रधान बनेगा, जो अमीर होगा वही सांसद विधायक बनेगा, ये नहीं कहा गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो सीधे गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहेगा फंडामेंटल राइट में आप राजनीतिक न्याय दिए हैं, और यहाँ तो गरीबों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, गरीबों को वोट डालने का अधिकार है। गरीब आदमी 1 बार वोट दे रहा था 1 वोट गिना जा रहा, अमीर आदमी वोट दे रहा तो 500 गिना जा रहा, ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट तुरंत सरकार से बोलेगा ये कौन सी बटरगस्ती चल रही है। यानी कि सरकार को तुरंत ऑन द स्पॉट उस पर डिसीजन लेके क्या करना पड़ेगा, उसको सुधार करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला जुला के हम लोगों को ये समझना है कि फंडामेंटल राइट नकारात्मक है, सरकार को कुछ नहीं करने की बात करता है। डीपीएसपी सकारात्मक, सरकार को कुछ बात करने के लिए कहता है। फिर फंडामेंटल राइट जो है वो सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, और डीपीएसपी जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। आर्थिक लोकतंत्र इसलिए यहाँ रख दिया गया है क्योंकि अगर इसको फंडामेंटल राइट में रख दिया जाता तो आर्थिक लोकतंत्र को रखने की वजह से देश को चला पाना संभव नहीं हो पाता। फिर इसमें हम लोग ये जानेंगे अगर इसमें पूरा नहीं हो पा रहा, किसी व्यक्ति की कोई मुराद पूरा नहीं हो पा रही है, तो सरकार कहेगा भैया देखो, न्यायालय के पास आप जाएंगे, न्यायालय कहेगा भैया देखो अनुच्छेद 37 स्पेशल हमको रोक लगा दिया है, कहा है कि 36 से 51 में जितनी सारी बातें लिखी गई हैं उन बातों पे आप सुनवाई मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे व्यवस्था के हिसाब से हम अपना काम करते रहेंगे। मेरे पास व्यवस्था रहेगी तो मैं उस व्यवस्था के हिसाब से धीरे धीरे 36 से 51 की बातों को प्रोत्साहित करते हुए चलेंगे। अगर मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो मैं नहीं चल पाऊंगा। इसी के बारे में इन्होंने केटी साहब ने एक बात कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। इसी बात को लेकर के केटी साहब ने बात किया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक ऐसा चेक है, मतलब ऐसा व्यवस्था है संविधान का जो बैंक की सुविधा अनुसार यानी कि सरकार के सुविधा के अनुसार ही किया जाता है। सरकार के पास सुविधा नहीं होगा, सरकार कहेगा हम नहीं कर पाएंगे, जाओ जहाँ जो जाना होगा करते रहना। तो आप न्यायालय जाएंगे, न्यायालय कहेगा हम क्या करें भैया, अनुच्छेद 37 अभी हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 37 स्पेशल कहता है कि डीपीएसपी की अगर किसी बात को सरकार लागू करने में असफल हो जाती है तो न्यायालय उसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई
नहीं कर सकता। लेकिन लोगों के हित के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। यही कारण है कि सरकार के निरंतर प्रयास होने के लिए, यानी कि विश्वास, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जैसी बातों को जो अवधारणा दी गई है हमारे प्रियम्बल में, या विश्वास, धर्म, उपासना जैसी स्वतंत्रता की, जो 5 स्वतंत्रता की बात की गई, इन समस्त कार्यों को अगर देखा जाए होल सोल में, हमारा डीपीएसपी जो है वो संबद्ध रूप से पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहता है। और यही कारण है कि डीपीएसपी इतनी बड़ी समाहित अवधारणा को लेकर के सरकार चाहती है कि हम अपने नागरिकों का निरंतर समस्याओं का समाधान करता रहूं। इसीलिए डीपीएसपी को कहा जाता है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। इसलिए कहा जाता है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। आगे चल करके इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, डीपीएसपी में समय समय पे संशोधन किया है, संविधान में संशोधन करके कुछ नए नए चीजों को, जैसे जैसे देश को परिस्थिति के अनुसार चीजों की जरूरत पड़ती गई, उन चीजों को डीपीएसपी में जोड़ करके उन चीजों के बढ़ावा के लिए भी सरकार और संविधान के ऊपर एक और लोगों के बीच एक दायित्व सौंप दिया है, ताकि लोग भी और सरकार भी उन चीजों को करती रहे, ताकि उन चीजों की भी गुणवत्ता समाज में धीरे धीरे बढ़ती रहे। तो वो कौन कौन सा चीज है जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री भी आज समय संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। तो हम लोग 39 कब पढ़ेंगे, 43 कब पढ़ेंगे, 48 कब पढ़ेंगे, ऐसे कुछ अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे जो सरकार को बाद में महसूस होता है संविधान बनने के बाद कि हम लोगों को इन चीजों पे भी काम करना चाहिए। और यही सोच के सरकार उन चीजों को क्या किया है, उन चीजों पे बल देने की बात किया है। और ये डीपीएसपी जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसको याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लेकर के आया है, आयरलैंड के संविधान से लेके आया। तो ये तो रहा डीपीएसपी का एक तरह से खाका रहा। लेकिन इस डीपीएसपी का उल्लेख जो किया गया 36 से 51 के अनुच्छेदों में किया गया, तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्पेशल अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की सारी बातों को। अगर अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की सारी बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं, प्लस इतनी बात तो एकदम याद रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछता है किस भाग में इसका उल्लेख किया, भाग 4 में कौन से अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक, 36 से 51 तक, ये सकारात्मक है कि नकारात्मक, सकारात्मक, किस तरह के लोकतंत्र की बात करता है। पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो इसको पूछ के बौछार बना दिया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, किस देश से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये न्यायालय द्वारा लागू होता है कि नहीं होता है, तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें की गई है, फंडामेंटल राइट में, मूल कर्तव्य में किया गया कि मौलिक अधिकार में किया गया कि नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ऐसे करके ऑप्शन बनाता रहता तो आप कहेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया। फिर कहता है कि डीपीएसपी में संशोधन, ये तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, यहाँ 25वां संविधान संशोधन का भी हम लोग उल्लेख पढ़ेंगे। 25वां संविधान संशोधन के भी बारे में हम लोग देखेंगे क्या प्रावधान किया गया है, फंडामेंटल राइट के समकक्ष कैसे डीपीएसपी को समाहित किया जा रहा है, इन बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये भी कथन पीसीएस में कई बार पूछ चुका है कि किसकी कथन है, जिन्होंने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाती है, तो केटी शाह थे। तो केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बैंक के पास चेक रहता है, अपने सुविधा के अनुसार वो चेक को लोगों को देती है, नहीं रहेगा कहेगी भाई आज नहीं है कल आ जाना। ऐसे सरकार भी 36 से 51 में जितनी सारी बातें लिखी हुई है, उन बातों को निरंतर प्रयास करती है कि नागरिकों के हित के लिए पूरा करता रहूं। लेकिन अगर गलती से नहीं कर पाती है या सरकार के पास कोई सुविधा नहीं रहता तो साफ आंख उठा बोल देगी भैया अभी मेरे हमसे नहीं हो पा रहा है। तो कोई आदमी विरोध में आकर के न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकता। और अगर चुनौती जाके दे भी देता तो क्या कर लेगा, न्यायालय भी कहता है कि अनुच्छेद 37 ऑलरेडी हमको कहा है कि मैं डीपीएसपी में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। इतनी सारी बातों को तो आपको याद रखना है इसके खाका को लेकर के। इसके बाद हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि क्या है व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में उपलब्ध। तो हम लोग चलते हैं सारे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेदों को एक एक अनुच्छेद करके पढ़ने के लिए 36 से लेकर 51 तक की सारी बातों पे करते हैं हम लोग चर्चा। देखते हैं इसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद 36 के बारे में। 36 ये कहता है, लिखा है यहाँ राज्य की परिभाषा। जैसा कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 को पढ़ते, अनुच्छेद 12 को पढ़ते समय देखा था, कुछ ऐसी अवधारणा यहाँ पे अनुच्छेद 36 के संबंध में हम लोगों को दिखाई देती है, जहाँ पे संसद हुआ, राज्य विधानमंडल हुआ, ऐसे करके इनके क्षेत्राधिकार सरकार हुआ, स्थानीय स्वशासन हुआ, जो इनके क्षेत्राधिकार को लेकर के बताने का काम करता है। जो बातें हम लोग वहाँ पढ़े थे
बिल्कुल वही यहाँ समझना हम लोगों को। राज्य का मतलब यही है सरकार, यानी कि सरकार को परिभाषित करने की बात किया गया है कि सरकार के अंदर में क्या रहा है। तो संसद है जो देश के लिए स्थायी कानून बना रहा है, राज्य विधानमंडल है जो राज्य के लिए स्थायी कानून बना रहा है, बहुत ज्यादा अस्थायी कानून भी रहा तो उनको भी समाहित किया जाता है। तो ये सारे अवधारणा को मिला करके यहाँ अनुच्छेद 36 के संबंध में हम लोग देखते हैं। अगला अनुच्छेद जो लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37, और अनुच्छेद 37 ये कहता है कि डीपीएसपी में उपलब्ध जितने सारे अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक, उन सारे उपलब्ध को सरकार के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी बस डाला गया है। सरकार उसके लिए बाध्य नहीं है। अगर सरकार 36 से 51 के बीच में किसी काम को करने में असफल हो जाता है तो कोई भी भारत का नागरिक अदालत में जाकर इस बात का पुष्टि नहीं करेगा, या अदालत में जाकर के वो याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं रख सकता है। और अगर वो जाता भी है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 ये कहता है कि कोर्ट इस मुद्दे की सुनवाई नहीं कर सकती है। कोर्ट अनुच्छेद 36 से 51 के मुद्दों की सुनवाई नहीं कर सकती है। ये कोर्ट से अलग रखा जाता है, न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। कोई जाके कहेगा अभी जितना चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी मैं बताते चला, वो नहीं पूरा हुआ तो आप चले गए कोर्ट में, तो कोर्ट ये नहीं कहेगा हाँ सरकार के ऊपर हम दबाव फरमाइश रीट जारी कर दे रहे हैं या कोई सरकार को आदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 38 ये कहता है राज्य लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। यानी कि सरकार के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी ये दिया गया है कि समाज में समरसता को स्थापित रहने के लिए, समाज में बंधुत्व को कायम रखने के लिए, सामाजिक विचारधाराओं को बनाकर रखने के लिए, संयमित रहने के लिए, लोगों की विचारधाराओं में मतभेद न आए, इसके लिए लोगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार को ये कहा गया है कि वो कुछ ऐसा काम करे, लोगों के बीच कुछ ऐसे नियम कानून लेकर के आए, लोगों की इमोशनल कुछ ऐसा परचुएट करे जिसके वजह से लोक कल्याण में क्या हो, वृद्धि देखी जाए, लोक कल्याण में वृद्धि देखी जाए। क्योंकि लोगों के बीच अराजक तत्वों का अगर विद्यमानता कम होता रहेगा तभी हमारा देश सर्वोच्च शिखर पे पहुंच सकता है। सरकार मान लीजिए खुद जाति धर्म को लड़ाने की बात कर दे, खुद उल्टा पुल्टा कानून लेके आ गए जिससे जाति धर्म मजहब के नाम पे लड़ाई हो गया, ऊंच वर्ग नीच वर्ग के नाम पे, सवर्ण अवर्ण के बीच में लड़ाई हो गया, गोरा काला के बीच में लड़ाई हो गया, जाति धर्म के नाम पे लड़ाई हो गया, तो ये तो राष्ट्र को कमजोर करेंगे ना। तो सरकार को कहा गया कि आप ऐसा करो भैया कि इन लोगों के बीच किसी तरह से मतभेद ना है, सारे लोगों को एक तरह से बांध के एक धागे में लेके चलो आप। ऐसी कुछ बात संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया। अनुच्छेद 39 जो है कई तरह की बातों को कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति यहाँ मैंने लिखा। सबसे पहली बात मैंने ये लिखा है कि राज्य जो होगा वो भारत के हर एक प्रत्येक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सारे लोगों को अपनी जीविका जीने के लिए रोजगार का कोई साधन उपलब्ध करवाएगा। मान लीजिए सरकार के ऊपर कहा गया कि भैया आप ऐसा कोई व्यवस्था करिए कि जो भारत के पुरुष हैं चाहे महिला हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो समाज में जिनका मुख्य स्थान अभी नहीं बन पाया है, जो समाज से भी दबे तबके लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ नहीं पाए हैं, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ के उनका उत्थान करने के लिए आप रोजगार का उनको साधन उपलब्ध करवाइए, उनको रोजगार का साधन उपलब्ध करवाइए ताकि वो अपनी जीविका को आसानी से जी सके, यानी कि वो अपनी जिंदगी को एक बेहतर नागरिक की तरह, एक मनुष्य की तरह जी सके। इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 39। मान लीजिए सरकार पूरा कोशिश करती है, सरकार उनको रोजगार का साधन देने लगी, सरकार उनके लिए तमाम सारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मान लीजिए करने लगी कि अपना जीविका जी लो भैया का वो साधन उपलब्ध करा लो। लेकिन सरकार मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पा रही है तो कोई भी पुरुष कोई भी महिला अगर कोर्ट में चला गया कि देखिए अभी तक सरकार मेरे जीविका का साधन उपलब्ध करा रही थी, अब नहीं करा रही, कोर्ट कहेगा हम क्या कर रहे हैं, सरकार के पास जब तक व्यवस्था था तब तक उसने किया, सरकार के पास अभी व्यवस्था नहीं, वो नहीं कर पा रहा, इसलिए अदालत भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, भैया आप हाथ धो के चले जाओ घर। जिस दिन सरकार के पास व्यवस्था हो जाएगा उस दिन सरकार फिर तुमको वो काम देना शुरू कर देगा। इसलिए जब तक नहीं है तब तक तुम रोजगार का कोई साधन उपलब्ध करा लो, अपना कहीं से और ढूंढ लो। ये बातें जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति में पहली बात तो ये समझिएगा। दूसरा, राज्य आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाए जिससे धन और उत्पादन के साधन कुछ ही वर्गों के हाथों में केंद्रीकृत न हो। इसका मतलब यह है कि सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव ये डाला गया है कि सरकार ऐसा कानून बनाए, ऐसा व्यवस्था बनाए, लोगों के बीच में ऐसा कुछ नियम विनियम लेकर के आए जिसके वजह से धन के जो संसाधन है, संपत्ति जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में न रहे बल्कि उसका बंटवारा होकर गरीबों तक भी पहुंच पाए।
मतलब कहने का ये है कि ऐसा ना हो देश में कि कोई अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब होता चला जाए, ऐसा ना हो। या ऐसा न दिखाई दे हमारे समाज में कि कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाने बगैर मर रहा, ऐसा ना दिखाई दे। इसी को रोकने के लिए सरकार को कहा गया कि आप ऐसा व्यवस्था बनाइए कि धन के जो उत्पादन के साधन है वो कुछ सीमित वर्ग के पास न होकर के वो गरीब असहायों के पास भी पहुंच पाए, ताकि वो लोग भी उस धन का पार्टनर बन जाएं और वो लोग भी अपनी जीविका का एक साधन बना लें उसको। ये बात समझते चलिएगा। यानी कि राज्य आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाए जिससे धन और उत्पादन के साधन कुछ वर्ग के, मान लीजिए सारे चीज को प्राइवेटाइजेशन अभी सरकार करते चले ना, सब चीज को किसी एक कंपनी के नाम पे दे दिया, पूरे देश को ठेका में ले जाओ भैया। एक बात कर रहे हैं ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा कर दिया जाए और ऐसा होगा भी तो यहाँ क्या कर सकता है, या ऐसा कुछ हम नहीं कह रहे हैं। तो सरकार मान लीजिए ऐसा कुछ कह दे कि एक आदमी को ले जाओ भैया तो ठेका चलाओ पूरे देश को, सारे डिपार्टमेंट जितना आपके अंडर में, तो उसके अंदर में सारे और लोग क्या करेंगे, घास छीलेंगे घर बैठ के, और लोग क्या करेंगे। तो सरकार कुछ ऐसा काम ना करे। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश में जब ये बसपा की सरकार एक बार थी, बहुत पहले की ये घटना, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो बड़े बड़े जमींदारों के भूभाग को छीन छीन के क्या करते थे, सीलिंग बंटवाने का काम करते थे, गरीबों में बांटते थे, ऐसा कुछ करते। वो काम जो कर रहे हो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहीं से दिखाई दे रहा है। यानी कि उत्पादन के जो साधन है कुछ वर्ग तक नहीं हो, कुछ और गरीबों तक उसको बांट करके चाह रही है उनके पास भी कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए। फिर अगला बात लिखा है इसमें, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। राज्य ऐसा कानून बनाया, राज्य के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य के ऊपर ऐसा एक तरह से कर्तव्य दायित्व दिया गया है। कोई भी याद रखिएगा, कोई भी दबाव वाली बात नहीं है, सब सरकार की मर्जी की बात है। मन में आएगा करेगा, नहीं मन में आएगा नहीं करेगा, कहेगा जाओ जो करना है करते रहो, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोर्ट इस पे सुनवाई भी नहीं कर सकता। ये खसाब साहब सुनिए ऐसे। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मतलब है कि सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव ये डाला गया है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे पुरुष और महिलाओं के बीच में मतभेद ना आए। जो काम पुरुष अगर 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है उसको 10 रुपया सैलरी मिल रहा है, और महिला 8 घंटा ड्यूटी कर रही है उसको 5 रुपया सैलरी मिल रहा है, ऐसा ना हो, उसे भी 10 रुपया मिले। क्योंकि हम लोगों की ट्रेडिशनल कल्चर बनती चली आई है, हिस्ट्री पढ़ते हम लोग देखते रहते हैं, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होते गए और महिलाओं को आज भी तुच्छ नजरिए से लोग देखते रहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जब उत्तर वैदिक काल तो महिलाओं को द्वित शब्द से मदिरा और जुआ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हिस्ट्री मैंने पढ़ा, वहां जाके देखिएगा। यानी कितनी संकीर्ण सोच लेकर के महिलाओं के प्रति व्यक्ति चलता रहता है, समाज का नजरिया। इसलिए महिलाओं का शोषण न हो और महिलाओं का उत्थान हो, इसके लिए हमारा संविधान कह रहा है कि सरकार ऐसा व्यवस्था बनाए कि जो महिला है और जो पुरुष है दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। अगर कोई भी काम महिला कर रही है 8 घंटा और वही काम पुरुष कर रहा है 8 घंटा, तो पुरुष को जितना सैलरी मिलेगा उतनी सैलरी महिलाओं को भी मिलना चाहिए। आप देखिए मनरेगा का जो काम चल रहा है, मनरेगा जो चल रहा है इस समय, उस मनरेगा में पहले जब आया था ये तो नारा जो लेकर के स्लोगन आया था, साल में 100 दिन का काम मिलेगा 10,000 का दाम मिलेगा, ऐसा स्टेटमेंट सरकार ने लेकर के आया था गरीब लोगों के जीवन निर्वाह के लिए। वो यहीं से लेके आया था, डीपीएसपी पे ही सरकार काम कर रहा है, रोजगार का ही साधन उपलब्ध कर रहा है। ठीक, तो जो सरकार लेकर के आया था उसमें पुरुष काम करे चाहे महिला काम करे, दोनों बराबर काम मिलता था। पुरुष को कुदार फावड़ा चलाता रहता था, महिला टोकरी लेके चलते रहते थे। अब वो 2 टोकरी लेके जा रही है कि 200 टोकरी लेके जा रही है, ये काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समान काम हुआ तो वेतन भी समान मिलना चाहिए, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया। फिर आगे कहा गया कि राज्य श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग होने से बचा। यानी सरकार सिर्फ पैसा न करे कि श्रमिकों से काम करवा रहा है पैसा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए वो बेचारा गरीब आदमी है जो आज 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहा है, पैसा पाया, जाके 2 वक्त का रोटी खा लिया, अपने बीवी बच्चे के बीच उसने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, आज तो खाया, कल के लिए फिर काम करेगा तो फिर कमाएगा। इस तरह की दयनीय स्थिति बनती समाज की चली जा रही है, गरीबी इतनी ज्यादा है। तो वो व्यक्ति जो एक दिन काम कर रहा है, जो आज काम कर रहा है, कल के लिए वो कैसे रखेगा, कल के लिए क्या बचा के रखेगा। और मान लीजिए गलती से बीमार हो गया तो क्या होगा। तो सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव ये डाला गया कि सरकार क्या करे, ऐसे लोगों के लिए कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, जैसे सरकारी अस्पताल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये क्या करते हैं, तमाम सारी योजनाओं को लेकर के आते हैं, जिसमें जो बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए रहते हैं, और उन योजनाओं के माध्यम से क्या करते हैं, 5-5 लाख रुपए तक के भी देखिए दवा कराने की इन्होंने व्यवस्था कर दिया।
5-5 लाख रुपए तक के। ऐसा कहाँ तक होता है, कहाँ तक नहीं होता। तो ये ऐसा कुछ बात किया गया है, यानी कि राज्य जो होगा वो श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों के सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग होने से बचावे। यानी कि सरकार कुछ ऐसा व्यवस्था करे जिसके वजह से क्या हो कि जो श्रमिक वर्ग अगर किसी कारणवश बेचारे बीमार पड़ जा रहे हैं तो उन लोगों को निःशुल्क में दवा के साधन भी उपलब्ध करवा, हॉस्पिटल के साधन भी उपलब्ध करवा, ऐसा कुछ बात है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39 को। इसी अनुच्छेद में संशोधन करके एक नया चीज जोड़ा गया, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। जो इंसाफ होगा वो बराबर होगा, और यहाँ लिखा गया है निःशुल्क विधिक यानी फ्री में कानूनी मदद होगा। ये इंदिरा गांधी सरकार ने लेकर के आया था। ये इसलिए लेके आया था क्योंकि समाज के बहुत सारे गरीब दबे तबके ऐसे लोग थे जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता था, गलतियां होती रहती थी लोगों से, और बड़े लोग दौलत के गुरूर में या दबंगई के गुरूर में या कानून के साथ बहुत ऐसे होते हैं जो कबड्डी खेलते रहते हैं। ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग अपने कानून को छोटा समझते रहते हैं। कानून के चक्कर में कई बार पड़ेंगे तो उनकी जिंदगी झंड होने में टाइम ना लगेगा, लेकिन ऐसा समझते रहते हैं। तो इन लोगों के चक्कर में आकर के कभी गरीब आदमी शोषित होने लगता है, उसको सही से इंसाफ नहीं मिल पाता, उसके पास पैसा नहीं रहता कि वो कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल करके कोर्ट में जाके वकील लड़के वकीलों से अपना केस लड़वा पाए। उसके पास तारीख लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो बेचारा तो उसका तो क्या हो रहा है, उसका तो एक तरह से डिग्निटी का वायलेशन ही हो रहा है ना। तो ऐसे लोगों के इंदिरा गांधी सरकार ने लेकर के आया तो क्या कहा कि सामान्य रूप से सारे लोगों के लिए न्याय जो होगा सामान्य रूप से होगा। सरकार ऐसा व्यवस्था बनाए कि न्याय जो है सारे लोगों के लिए समान रूप से हो। और जो लोग ऐसे हैं जो लोग न्याय से अगर दूर दूर तक परिचित नहीं है, यानी गरीब दबे तबके लोग हैं, उन लोगों को निःशुल्क में कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवा दे। सरकार सरकारी वकील भी देता रहता है गरीबों के लिए लड़ाई करने के लिए, तो सरकारी वकील उनका केस को लड़ता रहता। तो ऐसी कुछ व्यवस्था हमारे संविधान में 39 को में इस बात को लेकर के आने का काम इंदिरा गांधी सरकार ने किया था 42वें संशोधन के माध्यम से। अगला अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है, स्थानीय स्वशासन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ हम इसका उल्लेख और विधिवत से हम लोग करेंगे। ग्राम पंचायत नगर पालिका दोनों देखा जाएगा। अनुच्छेद 41 जो ये कह कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशा वो कैसा है जब किसी व्यक्ति को काम, शिक्षा और लोक सहायता देने का अधिकार सरकार के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदार दिया गया। मान लीजिए जो आदमी बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, उसके पास कोई ऐसा काम है नहीं, बेरोजगार आदमी को रोजगार दे दें। उसका लड़का जब काम में नहीं है, पैसे में नहीं है, तो लड़का पढ़ाएगा काम बेचारा, इसलिए उसके बच्चे को, उसके परिवार को शिक्षा उपलब्ध करवाने का साधन दे। लोक सहायता पाने का अधिकार यानी कि ऐसे लोगों को क्या करे, ऐसे लोगों को कुछ काम, शिक्षा जैसी चीजों को दे करके उनको ऐसे उनकी मनोबल को बढ़ाने का कोशिश करें, ताकि वो इन लोक सहायता को पा करके क्या करें, ऐसे चीजों को पा करके समाज में अपना उत्थान कर पाए। 42 में कहा कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रस्तुति सहायता का उपबंध। काम सभी लोगों के लिए बराबर होगा, सभी लोगों के लिए न्याय संगत होगा, और मानवोचित दशाओं में प्रस्तुति सहायता को बंद का मतलब यहाँ ये लिख रहा है कि मान लीजिए किसी कारणवश काम की जो असंगतता देखी जा रही है, तो किसी भी कंडीशन परिस्थिति की वजह से मानवोचित दशाओं में जो प्रस्तुति सहायता दिया जाएगा, जो सहायता दिया जाएगा वो सभी लोगों के लिए समान रूप से होगा। मान लीजिए हमको काम आपने लगा दिया, मैं काम कर रहा हूँ, 4 दिन बाद मैंने काम किया, 4 दिन बाद मेरा कोई एक्सीडेंटल काम हो गया, ड्यूटी कहीं जा रहा हूँ, अब हम 6 दिन काम मान लीजिए नहीं कर सकते, तो मेरा 6 दिन का पैसा कहाँ से आएगा भैया। ऐसी परिस्थिति के लिए कहा गया कि सरकार कुछ व्यवस्था बनाए कि जो कर्मकार वर्ग के लोग अगर गलती से कामकाज करते समय उन लोगों के साथ कोई घटना घटित हो जाता है, तो उन लोगों के न काम करने की स्थिति में भी उन लोगों को कुछ सहायता राशि उपलब्ध करवाए, ताकि वो अपनी जीविकोपार्जन को आसानी से गुजार सके, ऐसा कुछ बात कहा गया। फिर 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो कर्मकार लोग हैं उन लोगों के लिए सरकार रोजगार का साधन दे, मजदूरी उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। 43 में कौन में कहा रहा, जो 42वें संशोधन से भी आ रहा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जितने सारे उद्योग हैं जी, उनका प्रबंधन करने के लिए जो कर्मकार आदमी हो उनको भागीदारी दे सरकार, उनको भी काम करने के लिए उनको भी अवसर दें, ऐसा कुछ कहा गया 43 को में। यानी कि ऐसा ना हो कि उद्योग एरिया जो है, उद्योग एरियाओं का सरकार को गठन करना पड़ेगा, सरकार ऐसी चीजों का गठन करे, और गठन करने के बाद सरकार क्या करे, उनमें लोगों को रोजगार दे, कर्मकारों को भाग लेने का अवसर दे, और उसका प्रबंधन करवाने की काम करे। 44 जो है बड़ा ही संदिग्ध मुद्दा है, ये है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत ही खबरों में रहता है, अक्सर रहता है। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ये स्पेशल अगर कोई भाई मेरे चैनल को देख रहे होंगे, अगर वो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की क्लास करते होंगे,
तो उनसे पूछिएगा, या स्टेट पीसीएस की क्लास करते होंगे तो उनसे पूछिएगा, ये स्पेशल एक टॉपिक बन के आता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मैं खुद सोचा हूँ कि यूसीसी पे एक क्लास लेकर, लेकिन यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। यूसीसी की जो क्लास लेके आऊंगा, उस यूसीसी के क्लास में यूसीसी क्या है ये तो मैं यही बता दे रहा हूँ, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, ये बताया जाएगा। और फिर ये बताऊंगा क्या भारत देश में यूसीसी को लागू ना होने के क्या कारण थे, या यूसीसी को लागू होने से भारत की स्थिति क्या हो सकती है, क्या बदल सकते हैं, ऐसे समस्त मुद्दे पर। और आपको अगर यूसीसी के बारे में आप कहाँ तक सलाह दे सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कहा जाता है समान नागरिक संहिता। जैसा कि बार बार ये खबरों में आता रहता है, 3 तलाक मुद्दे पे भी बार बार खबरों में रहा, अक्सर ये साल में एक आध बार तो खबर के नजरिए में आता ही रहता है। तो ये क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी मान लीजिए विवाह करने के लिए हिंदू बिल अधिनियम जो आया है, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम ला अलग है, सबके लिए देखिएगा अलग अलग चलता है। रहेंगे देश में, खाएंगे देश का, गाएंगे अपने धर्म का, मेरे धर्म में ये कहता है। भैया देश का जहां बात है ना, धर्म कहाँ से आ गया? धर्म को आप मानिए ना, भगवान कहाँ ये सब कहने, भगवान मतलब ये थोड़ी, भगवान ऐसा थोड़ी ना, भगवान भी तो मानवता का पुजारी करता रहता है, मानवता का पूजा करो भैया। तो यहाँ एक बात कहा गया, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता में कहा गया कि जो विवाह नियम है, तलाक नियम है, संपत्ति के नियम है, गोद लेने के नियम है, ये गोद लेना, विवाह, तलाक, संपत्ति जैसे मुद्दे जो हैं, ये हर धर्म अपने अपने अंदाज में, अपने अपने अकॉर्डिंग से संचालित करता है। इससे क्या होता है, समाज में लोगों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो जाता है। जैसे मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में हम विवाह का नियम, तलाक का नियम अपने धर्म के हिसाब से लेके चलेंगे, और महिलाओं को आज शादी किए 20 साल उस महिलाओं के साथ रहेंगे, गुजारेंगे, 22 साल के बाद कहेंगे हम नहीं दूसरा लेके आएंगे, फिर 20 साल उसके साथ रहे, 10 साल बाद उसको भी छोड़ दे। तो आप ये जो गलती कर रहे हैं, इस गलती से एक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो रहा है, एक दूसरे की डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है, एक दूसरे व्यक्ति की जिंदगी खतरे में पड़ रही है, एक दूसरा व्यक्ति असहाय हो जा रहा। उसको कौन देगा रोजगार, उसको कौन देगा समाज में स्थान, उसको कौन देगा ऐसा जगह, उसके दिलो दिमाग और मनोभाव में कौन लाएगा ऐसे खुशियों का माहौल? आपकी गलती उसकी पूरी जिंदगी को तोड़ के रख देगी। इसलिए संविधान कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे धर्म के प्रति, धर्म के मानने वाले लोगों के धर्मों के हिसाब से उन लोगों को नियम बना करके संचालित नहीं होने दिया जाएगा। हर व्यक्ति जब भारत का नागरिक है, भारतीय सीमा के अंदर रह रहा है, तो भारतीय संविधान उसके ऊपर लागू होगा, और लागू होगा इसका मतलब यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, विवाह का नियम हो, चाहे संपत्ति का नियम हो, चाहे तलाक का नियम हो, चाहे गोद निषेध अधिनियम हो, ये जितने सारे ऐसे नियम होते हैं, ये सारे नियम संविधान डिसीजन लेगी कि क्या होना चाहिए, और सारे लोगों के लिए समान होना चाहिए, सारे लोगों के लिए समान होना चाहिए। मान लीजिए मुस्लिम ला के हिसाब से तो पुरुष भाई छोड़ दिए, ये तो उनके धर्म किताब में लिखा हुआ, अब महिला का हम तुमको तलाक देते, हम दूसरे के साथ जाते हैं, तब तो बुरा लग जाएगा। या हिंदू भाई में भी बहुत सारे ऐसे कुरीति नियम चलते रहते हैं, वो उन लोगों के कुरीति नियम में भी महिलाओं और पुरुषों के बीच बहुत मतभेद देखा जाता है। महिलाएं अगर पुरुष जो होते हैं वो खुलेआम ऐसे शेरों की तरह मुंह खोल के चलेंगे, महिला पर्दा के अंदर काहे रहेगी भैया, वो का चोरी करके बैठी है, ऐसे ऐसे घिनौने हरकत को लेगा। भाई हमारा जब आत्मा साफ है, मेरी दिल जब सही है, आप जानते हैं बायोलॉजी के हिसाब से पुरुषों से ज्यादा हार्मोन सेक्रेट होते हैं सेक्सुअल पावर के लिए महिलाओं के अंदर, ये बायोलॉजी खुद कहता है। महिलाओं को तो नहीं ढकना चाहिए मुंह, अगर पुरुष का नियत खराब होता है पुरुषों को ढक लेना चाहिए ना, क्योंकि उनसे ज्यादा पावर तो इसके पास है। तो ऐसे ऐसे घिनौने नियम लेकर आते, खैर छोड़ी सब बकवास की बात है, इन पे ध्यान नहीं देना। बस यहाँ ये देखना हम लोगों को, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों के लिए संविधान के अनुसार कानून बना करके एक साथ रेगुलेट किया जाए, चाहे विवाह का नियम हो, चाहे उत्तराधिकार का नियम हो, चाहे संपत्ति का नियम हो, चाहे तलाक का नियम हो, चाहे गोद निषेध नियम हो, ऐसे जितने सारे नियम आ रहे हैं वो सारे लोगों को एक समान संचालित करने का काम संविधान के द्वारा होना चाहिए। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल, इसका मतलब ये हुआ, अभी हम लोग जो 21 में पढ़े थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वही बात यहाँ भी कहा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है।
6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात किया जाएगा। 45 यहाँ है यहाँ पे। फिर 46 का SC ST और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। 46 के कारक जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात है और अन्य दुर्बल वर्ग मतलब ऐसे हैं, बहुत सारे विधवा लोग होते हैं, बहुत सारे वृद्धा लोग होते हैं, बहुत सारे विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग भाई जो होते हैं, ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं समाज में, और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात होते हैं। इन लोगों को पढ़ने के लिए सरकार ऐसा व्यवस्था बनाए कि कुछ शिक्षा के साधन उपलब्ध हो, कम पैसा में अच्छा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करना, और साथ ही साथ पढ़ाई जब कर रहे हैं तो उनके खर्च के लिए भी व्यवस्था करें, यानी अर्थ माने पैसा, यानी कि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था गवर्नमेंट करते रहते हैं। मान लीजिए सरकार के पास इस साल स्कॉलरशिप दी, अगले बार नहीं हो पाया, कोई व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया कि सरकार तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया हम क्या करें, सरकार के पास व्यवस्था जब तक था आपको दिया, नहीं व्यवस्था नहीं दे रहा, फिर होगा तो देगा, घबरा काहे रहे, इतना कूद उछलिए मत, कूदने और उछलने का काम आप बंद करिए। तो ये अनुच्छेद 46 से रिलेटेड बात है। इतनी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हम लोग 47, 48, 49, 50 और 51 को पढ़ने के लिए, इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगला अनुच्छेद हम लोग देखते हैं 47 के बारे में, जो लिखा है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब यहाँ एक बात लिखा है पोषाहार स्तर और एक लिखा है जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। अब पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा कैसे किया जाएगा? राज्य के पास ऐसा कर्तव्य बंधन अधिरोपित किया गया है कि राज्य ऐसा प्रयास कर रहा है कि देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के पोषाहार स्तर ऊंचा हो। ये तो बात समझ में आ रहा है पोषाहार स्तर। जीवन स्तर को ऊंचा कैसे करेंगे? तो जीवन स्तर को ऊंचा करना बहुत ही थोड़ा हाइपोथेटिक बात लग रहा है। जीवन स्तर को किस हद तक हम काम करेंगे तो आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए? क्या कर दें? क्या उसको दे दें कि वो मानेगा कि हाँ मेरी जिंदगी एकदम मस्त हो गई? आदमी बौद्ध फिलॉसफी कहता है कि जीवन में जब तक इच्छाओं का आप अंत नहीं करेंगे, जिंदगी से समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। यानी कि इच्छाओं का अगर अंत नहीं होता है तो इंसान निसंदेह अपनी समस्याओं से जकड़ा हुआ इंसान फकीरों की तरह ऐसे घूमता रहता है और कभी भी उसे शांति नहीं मिलती। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है यहाँ पे? जीवन स्तर का ऊंचा करना पोषाहार का मतलब यानी कि उस व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है? पोषाहार स्तर यानी कि उसको शुद्ध खाना, डाइट बैलेंस दीजिए, शुद्ध भोजन दीजिए, शुद्ध एटमॉस्फेयर दीजिए, शुद्ध जल दीजिए, उसको उपलब्ध करवाइए, शुद्ध स्वास्थ्य के साधन उपलब्ध करवाइए, शुद्ध पर्यावरण में उसको रखिए, उसे रोजगार का अवसर दीजिए, ताकि वो अपने जीवन निर्वाह को अच्छे से कर ले। अगर ऐसी कुछ चीजें सरकार उपलब्ध करवा देती है तो माना जाएगा उसका पोषाहार स्तर तो बन गया। अब पोषाहार स्तर जैसे वो बना लेगा तो इसी पोषाहार स्तर की वजह से जब निरंतर वो आगे बढ़ता रहेगा तो उसके जीवन स्तर में भी सुधार होता जाएगा। तो सरकार को कहा गया ऐसा व्यवस्था करे कि व्यक्ति की पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधार ऊंचा करें। इससे क्या होगा? लोक व्यवस्था में सुधार आएगा। राज्य का जो कर्तव्य है ये ऑलरेडी अपने आप समझिए एक तरह से लोक व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। और अगर नहीं है तो सरकार को भी कहा गया कि लोक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी कुछ अपने कामकाज को सरकार को करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच किसी भी तरह की मतभेद ना हो। मान लीजिए सरकार अगर कोई अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई खाने बगैर मर रहा है, सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर नहीं रही है कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों के पोषाहार स्तर में सुधार है, उन लोगों के जीवन स्तर सुधार है, तो निसंदेह ऐसे लोग आवाज उठाएंगे, कटाक्ष करेंगे, राष्ट्र के विरोध में, सरकार के विरोध में, संविधान के विरोध में, तमाम तरह के उल्टे पुल्टे उटांग पटांग लोग हैं। अभी देखिए अग्निपथ योजना को लेकर के गवर्नमेंट आया तो कितने सारे घिनौने, मतलब कितने सारे अब इतनी हरकतों का प्रयोग लोगों ने करना शुरू कर दिया। भाई सरकार से आपको नफरत है तो आप सरकार से जाके मांग करिए ना। देश की संपत्ति को तहस नहस करने की क्या जरूरत है? उससे क्या मिलता है? राष्ट्र तो आपका परिवार है ना। समझिए आप अपने परिवार की संपत्ति का तहस नहस कर रहे हैं, किसके ऊपर गुस्सा दिखा रहे भाई? गुस्सा जिसके ऊपर आ जाइए उसके ऊपर गुस्सा दिखाइए, उसको मंच पे बुलाइए, उससे सवाल जवाब करिए, जवाब मांगिए। क्या कहता सरकार? अब सरकारी संपत्ति को सरकार की संपत्ति समझ रहे हैं कि हमारे नहीं, वो आप ही की है साहब, वो सरकारी नहीं है, वो आपकी संपत्ति है। अगर वो संपत्ति खत्म कर देंगे तो सरकार उस चीज को बनाएगा तो आप ही के पैसे को काट के वहां लगाने वाला है। इसलिए उस संपत्ति को ऐसे रहने दीजिए ताकि बचे हुए सरकार के पैसे आप तक पहुंच पाए और आपकी जीवन निर्वाह और आसानी से हो पाए। इसलिए संपत्ति का दोहन करना बिल्कुल अन्यथा अनुचित बात है। तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर की बात यहाँ समझिएगा। 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन का संगठन।
आप एक चीज देखते होंगे यहाँ पे कृषि और पशुपालन की कृषि के लिए सरकार तमाम सारे किसानों के लिए देखिए किसानों के लिए निकटतम भेजता रहता है कर्मचारी सीजीएल उजीएल से लोग जाते हैं बहुत सारे पीसीएस रंग के अधिकारी गाँव में किसानों के लिए कि इस मिट्टी में ये खेती करिए बाबा आप ये बीज डालिए बीज बताएंगे लोग इतना खाद डालिए इतना पानी दीजिएगा इतना तापमान रखिएगा आपकी फसल उठेगी। सरकार ऐसी व्यवस्था करती है ताकि हमारे किसान भाई जो है वो ग्रोथ करते चले। पशुपालन का संगठन का बात किया गया यानी कि सरकार पशुपालन व्यवस्था को भी पशुपालन रहेगा। अभी देखिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दुग्ध उत्पादन के लिए भारत ऐसा देश बन गया ऑपरेशन फ्लड को लेकर के विश्व में दूध उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने लगा। तो पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत ज्यादा पशुपालन से हमको गोबर मिलेगा खाद का काम करेगा दुग्ध मिलेगा दूध में हमको सब कार्बन समझिए ये दुनिया के हर चीज हमको मिल रहा है उसमें विटामिन सी को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया का हर चीज जितना हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन मिनरल्स जितने सारे चीज हम लोग खाते हैं लगभग सब कुछ हमको उसमें दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कृषि और पशुपालन का संगठन इससे हम लोगों को लाभ होगा। तो सरकार ऐसा प्रयास भी करती है और सुनने में ऐसा आता रहता है आप सुनते होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ऐसा उत्तर प्रदेश में तो शायद मुलायम सिंह यादव जी जो मुख्य सीएम वगैरह थे तो ऐसा सुनने में आया था या ऐसा होना चाहिए होता भी रहता है कि वो पशुओं को आवंटन करवाते रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या खबरों में एक बार इसको लेकर के आ गया तो उछाल करते हुए चाहे मस्ती मजाक वाली रहा हो। तो इस तरह की सरकार अगर करती है तो इसमें कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। फिर पर्यावरण का संरक्षण अगला अनुच्छेद इसी का संशोधनात्मक अनुच्छेद कहता है पर्यावरण का संरक्षण करिए वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करिए। देखिए पर्यावरण संरक्षण में भारत कितना आगे चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण में विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो हर तरह के पर्यावरणीय सम्मेलन में उपस्थित होने की दावा करता है और हर पर्यावरणीय सम्मेलन का सदस्य बनकर के पर्यावरण के प्रति निरंतर प्रयास करता रहता है। भारत को इस बात के लिए वैश्विक धरातल पे सबसे ही लाजवाब स्तर पे माना जाता है क्योंकि पर्यावरण से संबंध में अगर आवाज उठाने का कोई काम करता है तो हमारा राष्ट्र भारत ही करता है। हम लोग उस देश की मिट्टी से पलने वाले हैं साहब जिस देश की मिट्टी में बुराई और संस्कार रहित बातें जो होती है संस्कार रहित जो बातें होती है बेकार की बातें इन सब चीजों पे हम लोग कटाक्ष करने वाले आदमी हैं। यानी कि चरित्रवान आदमियों की तुलना में भारत जैसे राष्ट्र को आप देख सकते हैं। ये अलग बात है राजनीतिक दल के आदमी या प्रशासन शासन या अन्य चीजों इधर उधर की गुंडागर्दी तमाम आकर के समाज में एक तरह से माहौल गड़बड़ कर देगा वो अलग बात है। तो 48 का क्या कहता है पर्यावरण का संरक्षण करिए वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करिए। फिर सरकार ऐसा प्रयास करेगी ऐसा कुछ करने के लिए। फिर 49 का राष्ट्रीय महत्व के जितने सारे स्मारक हैं जैसे मान लीजिए लाल किला हुआ ताजमहल हुआ जितने सारे स्मारक हुए या स्थान कह सकते हैं आप बहुत अच्छे पॉपुलर स्थान होते हैं जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं या कोई वस्तु हो गया सरकारी मान लीजिए संपत्ति हो गया रेल के लाइन है बिजली का तार है ऐसी चीजें हो गई। इन चीजों का क्या करना है संरक्षण करना है। इन चीजों को सरकार संरक्षित करे क्योंकि इन चीजों के संरक्षण से बचाना हम लोगों को सरकार ऐसा व्यवस्था बनाए कि इन चीजों का दुरुपयोग न हो। 50 में कहा गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कार्यपालिका मतलब समझिए एक तरह का सरकार हो गया न्यायपालिका मतलब अदालत हो गया न्याय देने वाली दाता हो गई। अगर दोनों मिले जुले रहेंगे तो दोनों जब लंगोटिया आर बन जाएंगे ना तो लंगोटिया आर बन के तहस नहस कर देंगे संविधान को ही उलट पुलट करने लगेंगे। इसलिए दोनों को कहा गया दोनों को पृथक्करण रखिए अलग अलग रखिए। 51 का अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो वैश्विक धरातल पे पूरे विश्व की शांति सुखमय की बात करने वाला अपने संविधान में भारत जैसा देश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु जैसी अवधारणा को लेकर के भारत देश जो है भारत देश वैश्विक धरातल पे एक राष्ट्र बन के आता है। इस बात के लिए भारत देश को बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही भारत की बड़प्पन के रूप में हम लोग कह सकते हैं जो पूरे विश्व के शांति की बात करता है पूरी विश्व की सुरक्षा की बात करता है पूरी विश्व की शांति और सुरक्षा की कामना करता रहता है। और पूरे वैश्विक धरातल में अगर शांति सुरक्षा से संबंधित कई समस्याएं आती हैं तो निस्संदेह उनकी मदद करने के लिए भी दौड़ता रहता है। ऐसा हुआ है मेरा राष्ट्र भारत। इसलिए हम भारतीयों की इस बात पे तो जरूर गर्व होना चाहिए कि हम उस मुल्क के पलने वाले इंसान हैं जो अपने तो खाता है लेकिन दूसरे की रोटी को देख करके अगर दूसरा खाने बगैर मर रहा है तो अपने रोटी से भी तोड़ के खिलाने वाला मेरा मुल्क है। तो हम लोग देखते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड हमने सारी बातों को आपको बता दिया लगभग सारी बातों को बता दिया। अब हम लोग अगले एपिसोड में जब मिलते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य के बारे में। और आप लोगों से मेरा एक गुजारिश होगा साहब अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं
तो निसंदेह आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि आप लोगों की एक एक साथ से हमारी मनोबल बढ़ेगी और मेरी मनोबल बढ़ेगी। तो निसंदेह मैं पूरी जोश और जुनून के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। और हमें जहां तक है, कुदरत ने जहां तक मुझे मेरी ताकत दी है, उसके प्रयोग करते हुए आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं में भरपूर मदद करने का कोशिश करता रहूंगा। तो लेता हूं आप लोगों से मैं इजाजत और मिलता हूं अपने अगले पॉलिटिक एपिसोड के साथ। वो है मूल कर्तव्य। बाय, बेस्ट ऑफ लक।